अस्सलाम वालेकुम जी. Hello, sports psychologists. I'm calling you sports psychologists because you must be now quite familiar with what sports psychology is all about. और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस ब्रांच की साइकोलॉजी की इस फील्ड की कितनी अहमियत है मॉडर्न स्पोर्ट्स एरिना में, और इसके जो करियर्स हैं वो कितने लुक्रेटिव करियर्स हैं. चलिए और कुछ इसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ तक हमें आगाही इंसान के बारे में देती है कि उसकी नफ्सियात का, उसकी खेलों की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ता है. We will talk today about the role of imagery. पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने आपसे गुजारिश की थी कि इमेजरी का अराउजल के साथ और दूसरी परफॉर्मेंस की वेरिएबल्स के साथ इमेजरी का बहुत गहरा ताल्लुक है. आज इसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इमेजरी के बारे में मज़ीद कोई बातचीत करें, लेट अस रिव्यू व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 25. वी सॉ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड इमेजरी. याद आया आपको? हमने आपको बताया था कि इमेजरी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ गहरा ताल्लुक है, और हम अगर अपने जहन में स्पोर्ट्स पर्सन को इस बात की तरफ माइल करें कि वो अपने जहन में इमेजरी लाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उस इमेजरी के लाने की वजह से, उस प्रैक्टिस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है. ये हमने पिछली दफ़े डिस्कस किया था. फिर हमने देखा था द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज, मेंटल प्रैक्टिस एंड फिजिकल प्रैक्टिस. हमने कहा था कि मेंटल प्रैक्टिस की वजह से भी एक शख्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है, और हमने इसके बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिर देखे थे. हमने कहा था कि वो लोग जो ज़्यादा स्किल्ड हैं वो इमेजरी की प्रैक्टिस के ज़रिए से अपनी स्किल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी स्पोर्ट्स में कम स्किल्ड हैं. ये भी एक चीज़ हमने पिछली दफ़े देखी थी. चलिए आज के लेक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इमेजरी का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के साथ अगर कोई ताल्लुक है तो वो क्या है. देखना हमें यह है आज, जिसका हम पिछले लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं, कि इमेजरी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है. इसके बारे में बहुत से माहिरीन नफ्सियात ने बहुत गौर खौज किया, ऑब्जर्वेशंस की और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए. आप जानते हैं कि किसी साइंस की एक्सपेंशन के लिए यही 3 तरीका हाय कार हैं: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड. और ये माहिरीन नफ्सियात ने इमेजरी क्यों स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती है, क्या इमेजरी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक है, और अगर वो ताल्लुक है तो वो क्या ताल्लुक है, और उस ताल्लुक को माहिरीन नफ्सियात अपनी इंटरवेंशन से कैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की तरफ उसको गामजन कर सकते हैं, इस ताल्लुक को. इससे मुतल्लिक स्पोर्ट्स के साइकोलॉजिस्ट्स ने, माहिरीन ने बहुत मुशाहिदात किए हैं, बहुत सी ऑब्जर्वेशंस की हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और सोच विचार के बाद इन्होंने अपने नज़रियात को पेश किया है. The theories that have been presented related to why imagery works in improving sports performance can be explained as categorized into 3 different types of theories. यानी जो लोगों ने नज़रियात इसके बारे में कायम किए हैं कि इमेजरी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर क्या असर रखती है, उसको हम देखें अगर उसके तमाम नज़रियात को, तो वो
3 तरह की थियरीज हमारे सामने उन नज़रियात पर मबनी दिखाई देती हैं हमें थियरीज। कौन कौन सी थियरीज हैं वो उनका जिक्र करते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं, और आप फिर मुझे बताइएगा उन 3 थियरीज के बारे में आगाही हासिल करने के बाद कि आप क्या समझते हैं, इन थियरीज में कोई सच है? अगर सच का आंसर है तो किस हद तक है, और आप इन तीनों थियरीज में से किस थियरी के साथ एग्री करते हैं और क्यों एग्री करते हैं, और जिन थियरीज के साथ आप एग्री नहीं करते आप उन थियरीज के साथ एग्री क्यों नहीं करते। ये थियरीज जो हैं पढ़ने के बाद मेरी तवक्को, आपके इंस्ट्रक्टर की तवक्को ये है कि आप ये भी बता सकें कि क्या आप उन थियरीज में से किसी से मुत्तफिक हैं, और अगर मुत्तफिक हैं तो क्यों मुत्तफिक हैं उस थियरी के साथ, और अगर आप किसी थियरी के साथ मुत्तफिक नहीं हैं तो आप क्यों मुत्तफिक नहीं हैं। अब तक आपको, आप 26वें लेक्चर में हैं माशाअल्लाह, आपने बहुत सी साइकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में आगाही हासिल कर रखी है। अब तक आपको अपने ख्यालात फॉर्मुलेट करने का एक अंदाज, एक तरीका आना चाहिए। इन 3 थियरीज में से पहली जो थियरी है दैट इज कॉल्ड द साइको न्यूरो मस्कुलर थियरी of why imagery works, how imagery works in impacting, in influencing, in affecting sports performance. इसमें हमें देखना यह है कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इमेजरी में शामिल होकर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर रखते हैं। If you notice, we are talking about 3 different terms here, 3 different mechanisms involved in this theory. What are those 3 different mechanisms? Let me pronounce the name for you and maybe you'll be able to tell me what the theory says. What are the 3 different mechanisms related to human beings that are involved in this theory, in the relationship between imagery and sports performance? Name of the theory is psycho neuro muscular theory. वो कौन से 3 अवामिल हैं जो इस थियरी में शामिल हैं? Number 1, psycho, thinking, the man's psychology, a person's psychology. Neuro, his nerves, and muscular, and his muscles. These are the 3 elements which the theory proposes is involved in imagery and the relationship of imagery with sports performance. अब ये क्या कहती है थियरी, इसका भी एक अहाता करते हैं। The theory states that when one brings images related to sports performance in one's head, there is a subliminal neuromuscular patterns, subliminal neuromuscular actions and reactions take place in the body, and that is equivalent to the practice of the sports performance. मिसाल के तौर पर जब एक शख्स, एक टेनिस प्लेयर अपने जहन में टेनिस की सर्विस का इमेज लाता है कि उसने सर्व ऐसे गेंद फेंकना है और ऐसे उसको सर्व करना है, सिर्फ इमेज लाने की वजह से उसके जहन में इमेज जब आता है तो उसके साथ साथ न्यूरो मस्कुलर एक्शंस भी होते हैं। उसके मसल्स जो हैं, रेलेवेंट मसल्स, दे बिकम एक्टिव, the relevant nerves become active, there is electrical activity in the nerves, and there are tensions and relaxations in relevant muscles. ये न्यूरल एक्टिविटी और ये मस्कुलर एक्टिविटी जो है, ये सिर्फ सोच की वजह से उसके जहन में पैदा हो जाती है, और इस वजह से उसकी प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन वैसे ही हो जाती है एज इफ ही इज एक्चुअली सर्विंग a service in actual match in tennis. आज से बहुत पहले माहिरीन नफ्सियात ने
ये देखा था कि जब एक शख्स अपने जहन में ये इमेज लाता है कि वो हथौड़ा चला रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि उसकी बाजू के वो मसल्स जो हथौड़ा चलाने की मूवमेंट में इस्तेमाल होते हैं, वो टेंस और रिलैक्स्ड होते हैं। और जैसे ही वो अपने जहन में इमेज लाता है हथौड़ा चलाने का, तो उसी तरह से, उसी मुनासबत से उसके सारे बाजू में जो रेलेवेंट मसल्स हैं वो टेंस और रिलैक्स होते हैं, जबकि दूसरा बाजू जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। दे मेड ग्राफ्स ऑफ दीज मस्कुलर टेंशंस and muscular relaxations using electrodes. And I'm talking about researches in the late 50s, late 60s. इतनी पुरानी बात, आज से तकरीबन 40, 50, 60 बरस पहले की बात। उस वक्त भी माहिरीन नफ्सियात ने यही देखा था कि जहन में इमेज लाने की बिना पर एक्चुअल फिजिकल मस्कुलर एक्टिविटी ऑल्सो टेक्स प्लेस। और यही थियोरी जो है ये साइको न्यूरो मस्कुलर थियोरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इमेजरी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है। द थियोरी स्टेट्स दैट व्हेन समबॉडी ब्रिंग्स द इमेजरी ऑफ परफॉर्मिंग इन स्पोर्ट्स इनटू हिज माइंड, दैट दोज इमेजेस ब्रिंग न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर activities in his body, and those neurological and muscular activities in the body are equivalent to actual practice. Therefore, imagery equals, almost equals, or to some extent equals the actual practice of the act. Interesting theory, don't you think so? Many psychologists in the recent development of sports psychology agree with this theory. They say there's a lot of truth in the theory. What are your views on this? Do you agree with psycho-neuro-muscular theory of the relationship between imagery and sports performance? दूसरी theory जिसका आज जिक्र करना है, that is called the symbolic learning theory. The symbolic learning theory is the second theory which predicts or which explains the relationship between imagery and sports performance. The symbolic learning theory states that when the sports person brings images into her head, it is like taking action in advance. The sports person considers certain sequences, certain tasks, certain goals, certain solutions that she is going to or he is going to adopt. She brings into her mind the physical response required. So by mentally rehearsing various stimuli, she or he actually improves her chances of performing the act in the sports. जो भी अक्स एक शख्स खिलाड़ी अपने जहन में लाता है, सिंबॉलिक लर्निंग थियरिस्ट्स कहते हैं कि उसकी वजह से वो अपने एडवांस एक्शंस को रिहर्स कर रहा है, उनको प्ले कर रहा है। इसलिए एडवांस रिहर्सल, एडवांस प्ले जो है उसका उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, और वो असर वही है कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाती है। So the symbolic learning theory says that sports persons learn to improve their skills manipulating symbols in their heads, and that is what imagery is. Symbols, signs, and when we manipulate those, when we make new patterns of those in our thinking, in our head, then it is like learning new things. So symbolic learning theory is another theory
that explains the relationship between imagery and sports performance. ये दूसरी थियरी है जिसका ताल्लुक है इमेजरी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ. तीसरी थियरी जिसका जिक्र हम आज करेंगे, दैट इज द अटेंशन एंड अराउजल सेट थियरी. Attention and arousal set theory states that bringing images in the mind of a person related to sports performance improves sports performance in two ways. It physiologically readies the person, prepares the organism. उसकी जो physiological response है, जो physiological requirement है, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने भागना है तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है दैट मोर ब्लड एंड रेलेवेंट केमिकल्स आर रिक्वायर्ड टू गो टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. और अगर एक शख्स ने शॉट पट करना है या जेवलिन थ्रो करना है या डिस्कस थ्रो करना है एथलेटिक्स में, तो फिर इट इज द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज दैट ब्लड एंड relevant chemicals such as sugar and glucose and other things should travel to the upper part of the body. उस वक्त थ्रो के लिए, चाहे वो शॉट पट है या जेवलिन है या डिस्कस है एथलेटिक्स में, उस वक्त स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. कहां पर? ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. और अगर एक शख्स ने दौड़ लगानी है, इफ ही इज गोइंग टू रन 100 meters, 200 meters or 400 meters, then less relevant blood and chemicals are required in the upper portion of the body and more are required in the lower portion of the body. इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जब वो अपने जहन में अपनी रेलेवेंट स्पोर्ट का इमेज क्रिएट करता है, तो उस इमेज की वजह से relevant physiological reaction takes place. If he is creating the image of running 100 or 200 meters, then the relevant physiological reaction is that the blood would go to the lower part of the body. If he is imagining or bringing images into his mind related to shot putting or discus throwing or javelin throwing, then the relevant physiological perspective is that more blood and other relevant chemicals would travel to the upper part of the body. So this is one way in which the attention and arousal theory states the relationship between imagery and sports performance. एक तो ये है कि उसमें physiological perspective में relevant physiological changes take place when imagery is manipulated related to a sports activity. The other aspect in the theory is there is the cognitive aspect of it. The person selectively learns to pay attention to certain stimuli and ignore certain other stimuli. He brings certain relevant thoughts into his mind and takes out other relevant thoughts out of his mind. For instance, when a javelin thrower is throwing the javelin, जब वो नेज़ाबाजी है कर रहा है और वो नेज़े को आगे से दूर तक फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो irrelevant stimulus would be how fast is he running, because the speed of running does not appreciably affect the throwing of a javelin. Appreciably, of course it does, but not appreciably. इसलिए इस तरह से सोचने से, इस इमेज को अपने जहन में लाने से उसकी सोच पर भी असर पड़ता है और उसकी सोच जो है वो रेलेवेंट तरीके से अराउज होती है. Two things in attention and arousal theories are stated. Number one, that imagery brings about certain relevant physiological reactions and imagery brings about certain cognitive reactions. इंसान के इमेजरी की वजह से जिस्म में कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं और इमेजरी की वजह से उसकी सोच पे असर पड़ता है, और ये दोनों चीजें मिलके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन and his thoughts combined together, triggered by his manipulation of imagery, started by
the images that he brings into his mind, these two reactions of physiological reaction and the cognitive reaction emerge in his body, emerge in his mind, and that helps, and that is equivalent to practicing. So the person is practicing. What have we done? We have taken a look at three theories. We look at the psycho-neuromuscular theory. Then we took a look at the symbolic learning theory. And then we took a look at attention and arousal set theory. आप मुझे बताइए, आप अपने जहन में लाइए कि इन तीन थियरीज में से आप किस थियरी से एग्री करते हैं, और आप बताइए कि ऐसा आप क्यों एग्री करते हैं. जाहिर है इन तीनों थियरीज में कुछ न कुछ सच तो मौजूद है. द मोस्ट accepted theory today is the first one. That is, what is the first theory? The psycho-neuromuscular theory of the relationship between imagery and sports performance. ये generally accepted है ज़्यादा. चलिए, ये तो तीन theories थी. इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमने imagery से मुतल्लिक क्या देखना है. देखिए, इमेजरी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो दो और तरीका है सोच से भी समझा जा सकता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है. दैट इज द फर्स्ट इज द इमेजरी पर्सपेक्टिव. द इमेजरी पर्सपेक्टिव रिलेट्स टू कि इमेजरी का क्या रिलेशनशिप है हमारे जिस्म के साथ. क्या इमेजरी जो है वो इंटरनल फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस हो रही है, इंटरनल फैक्टर्स पे ज्यादा असर रख रही है, हमारे जिस्मानी और ज़हनी अवामिल पे ज्यादा असरअंदाज हो रही है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड द अदर पीपल, द ऑडियंस, द फैंस, things that are happening to around the athlete. So there are two perspectives related to imagery in this context, the internal and the external perspective. In the internal perspective, the athlete's imagery relates to her body and her mental functions. Internal perspective of imagery puts forward the view that it is those images or those parts of the imagery that are related to the athlete herself. जाहिर है कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में दो नुक्ता नजर शामिल हैं. एक तो ये कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपने आप पे तवज्जो दे रहा है, ये इंटरनल पर्सपेक्टिव है. दूसरा ये कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपने आप पे कम या बिल्कुल ही कम तवज्जो देता है और बैरूनी मुहर्रिकात हालात पर ज्यादा तवज्जो देता है. सो देयर इज द इंटरनल पर्सपेक्टिव एंड देयर इज द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. सो देयर इज internal imagery related to what is happening in the body, and there is the external imagery, what is happening outside in the field. How is the competition behaving? Are they going to take the person over? How is the audience behaving? How are the umpires looking at it? How are the judges standing and looking at, scrutinizing every activity? That is the external perspective. इमेजरी में ये दोनों पर्सपेक्टिव शामिल हैं. एक एथलीट जो है वो इंटरनली भी देख रहा है अपने आप को इमेजेस में, not in actual life, not in actual practice, but in his eyes of the mind. And he or she is also using external imagery. He or she is watching the audience, the judges, the
manages the empires, and watching herself from a distance, how the person is performing. Actually, the person is outside of this person who's watching. ये है external. अगर मैं या कोई एथलीट अपने आप को भागते हुए देखे और कहे ये इन्होंने कदम ठीक से नहीं लिया, तो दैट इज एन एक्सटर्नल इमेजरी एग्जाम्पल. वो अपने आप को तो देख रहा है, अपने रिएक्शन को करेक्ट कर रहा है और सोच रहा है कि उसको ऐसे रिएक्शंस या रिएक्शंस करने चाहिए थे. दैट इज द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ इमेजरी. एंड द इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ इमेजरी इज that the person is saying, oh, I'm jumping over this barrier and this feels very uncomfortable in my left knee. This is an internal perspective. In relationship to sports, sports persons use both kinds of perspectives. And both of these kinds of perspectives influence his or her performance. अगली चीज जो देखने वाली है इमेजरी से मुतल्लिक, दैट इज द रोल ऑफ काइनेस्थेटिक इमेजरी. हमने आपको पिछली दफे बताया था दैट इमेजरी रिलेट्स टू all the five senses. And what are those five senses and what are those five different kinds of images that you may have or that a person may have, that a sports person may have? Let us recount them. Number one, विजुअल इमेजरी. वो इमेजेस जो हमारी आंखों से, हमारे कुव्वते मुशाहिदा से मुतल्लिक हैं. नंबर टू, इमेजेस रिलेटेड टू आवर सेंस ऑफ हियरिंग. द इमेजेस रिलेटेड टू ऑडिटरी सेंसेशन, कि वो क्या सुन रहा है. क्या रेफरी की सीटी की आवाज सुन रहा है? क्या पार्टनर की कॉल सुन रहा है दैट ही इज फ्री, दैट ही शुड पास द बॉल टू हिम और हर? दैट्स द ऑडिटरी इमेज. द थर्ड काइंड ऑफ इमेज ऑफ कोर्स इज द ऑल्फैक्टरी इमेज, रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल. द फोर्थ काइंड ऑफ इमेज, एज यू रिमेंबर, इज द इमेज रिलेटेड टू टेस्ट. And the fifth kind of image, you remember, is the image related to the sense of touch. This is what we are talking about when we say that the sensory mode relates to the kinesthetic imagery. Kinesthetic imagery is the imagery related to your sense of touch. So kinesthetic imagery जो है, imagery related to the sense of touch, ये आपकी ब्रेन को कन्वे करती है कि कौन कौन से मसल्स जो हैं वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और ब्रेन जो है वो इन रिटर्न उन मसल्स को प्रैक्टिस की तरफ मायल करता है. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेंसरी मोड इन इमेजरी. मोर एंड मोर kinesthetic sensitivity is involved in imagery when it is related to sports performance. Sports psychologists have prepared a number of measures that adequately measure, quantify imagery. हमने आपको बताया था कि अगर कोई साइंसदान सोचते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको मेजर भी किया जा सकता है. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड. वेल, इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन imagery and sports performance, then we should be able to quantify it. If imagery exists, then we should be able to quantify it. और यही नजरिया जो है ये हम रिलेशनशिप ऑफ स्पोर्ट्स और इमेजरी पर भी अप्लाई करते हैं. एंड बेस्ड अपॉन दिस थॉट, based upon this theory, psychologists have developed a number of measures that quantify imagery. Imagery को भी measure करने के
हमने बहुत से तरीके बना लिए हैं और अब हम उन तरीकों का एक जायजा लेते हैं. वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर्स ऑफ इमेजरी. जैसे जहानत को मेजर करने के बहुत से तरीके बने हैं, जैसे एटीट्यूड को मेजर करने के बहुत से तरीके बने हैं, जैसे पर्सनालिटी को मेजर करने के बहुत से तरीके बने हैं, जैसे प्रेजुडिस को मेजर करने के बहुत से तरीके बने हैं, इसी तरह से इमेजरी को मेजर करने के भी बहुत से तरीके माहिरीन नफ्सियात ने ईजाद कर लिए हैं. पिछली दफ़े और पिछली दफ़े हमने आपसे जिक्र किया था कि एक शख्स जो नफ्सियात की तारीख में पहला शख्स समझा जाता है जिसने इमेजरी की मेजरमेंट की थी, वो याद आया? क्या नाम है उसका? जी हाँ, फ्रांसिस गाल्टन. याद है आपको? एंड ही यूज्ड द मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर. दैट मेथड इज स्टिल यूज्ड इन सम experiments to measure imagery. The questionnaire is known as Galton's questionnaire of measurement of imagery. Remember, Francis Galton was a cousin of Charles Darwin. So we are talking about at least 150 years ago. जब से इमेजरी के मेजरमेंट्स जो हैं वो ईजाद हो चुके हैं. आज जो हम इमेजरी के मेजरमेंट्स का जिक्र करने जा रहे हैं वो मॉडर्न तरीन हैं. वो पिछले 1 या 2 दहाइयों में माहिरीन नफ्सियात ने ईजाद किए हैं, उनको स्टैंडर्डाइज किया है. आप जानते हैं कि कोई भी मेजर जो है it must be valid, reliable and standardized before it can be considered a scientific measure. यह आपने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में यकीनन पढ़ा होगा कि वो वैलिड हो. वैलिड से मुराद क्या? कि वो वही चीज मेजर करे जो वो मेजर करने का नाम लेता है, दावा करता है. मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने एक वेइंग मशीन बनाई है तो वो वेइंग मशीन जो है वो पाउंड्स या किलोग्राम्स में ही उसको मेजर करना चाहिए, उसको फुटों में या गजों में नहीं मेजर करना चाहिए किसी चीज को. एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द वैलिडिटी ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस. एंड द रिलायबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस इज, आपको याद है रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज दैट इट मस्ट यील्ड कंसिस्टेंट स्कोर्स. ये नहीं कि आपको मैंने एक मेजर ऑफ इंटेलिजेंस आज दिया और उस मेजर ऑफ इंटेलिजेंस पे आपका इंटेलिजेंस से मुतल्लिक स्कोर 100 आया और वही इंटेलिजेंस मेजर, इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने आपको 4 दिन के बाद दिया उसी शख्स को, आपको ही, और आपका स्कोर उसमें मिसाल के तौर पर 872 आ गया. और वही मेजर मैंने आपको ही 6 दिन के बाद दिया और अब आपका स्कोर सिर्फ 34 आया. तो हम जानते हैं कि आपके इंटेलिजेंस स्कोर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता. इसलिए मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है, मेजरिंग डिवाइस जो है, उसमें कोई गलती है, इसलिए वो अनरिलायबल है. तो वो मेजर्स जो अनरिलायबल हों उनको माहिरीन नफ्सियात एक्सेप्ट नहीं करते साइंटिफिक रिसर्च में, और स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए. ये वैलिड और रिलायबल है, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए कि उनका इत्तलाक जो है वो बहुत सी लार्ज पॉपुलेशन पे होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ वो गोरों के जहानत को मेजर करे और कालों की जहानत को मेजर न करे, वो कालों की जहानत को मेजर कर ले और एशियंस की जहानत को मेजर न कर पाए, और एशियंस की जहानत को मेजर कर ले लेकिन चाइनीज या जापानीज की जहानत मेजर न कर सके. अगर कोई ऐसा मेजर है जहानत का तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसलिए उसको माहिरीन नफ्सियात एक्सेप्ट नहीं करते. ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं, और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं मेजर्स की, लेकिन ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो मेजरमेंट्स की हैं, आप जानते हैं ये निहायत अहम हैं. जिन इमेजरी मेजरमेंट्स का अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, उन मेजर्स के बारे में ये वसूख से कहा जाता है कि इन मेजर्स में ये तीनों असनाफ जो हैं, दैट इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन,
All three of these elements are present and they satisfy these three criteria to a very high degree. The measures that we are going to talk about of imagery tests are valid, that they measure nothing but imagery, are reliable, that they are consistent in measuring imagery, and they are standardized, that they measure imagery of a large number of people. They are applicable to a large population. पहला टेस्ट जो है उसका नाम है गॉर्डन्स टेस्ट ऑफ इमेजरी कंट्रोल, और इसका सोर्स जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. इसका सोर्स जो हमारे तक पहुंचा है वो 1969 रिचर्डसन के जरिए से पहुंचा है. द टेस्ट इज डेवलप्ड बाय गॉर्डन and we are quoting Richardson's research related to it conducted in 1969. The test is called Gordon's test of imagery control. The second that we are talking about is group test of mental rotations. That is related to how a person may bring about certain images in his mind and may rotate those images, may manipulate those images. As you can see, that's been standardized in 1978. The third test, the third measure that is available to us for measurement of imagery is Individual Differences Questionnaire. ये 1979 की रिसर्च पे बेस्ड है, पेवियो की रिसर्च पर. चौथा टेस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है Preferred Imagic Cognitive Style. Notice it's not a wrong misspelling. It is Preferred Imagic Cognitive Style. Developed, the source that we are quoting on this test is Isaacs, 1982. The measure that we have here is Imagery Use Questionnaire relating to 1990 by Hall and Barr. The next test we are talking about, we can take a look at, or that measures imagery related to sports is Imagery Use Questionnaire for Soccer. Soccer आप जानते हैं, फुटबॉल को कहते हैं. The next measure, SIQ, Sport Imagery Questionnaire. It's not sick, बीमार नहीं. Sport Imagery Questionnaire, SIQ, developed in 1998. The next measure is Exercise Imagery Questionnaire, aerobic version. आप जानते हैं there are aerobic exercises and there are other exercises. So this questionnaire relates to aerobic exercises developed by Monroe and others in 1999. The next measure that sports psychologists have developed is questionnaire on mental imagery, QMI. It is one of the old ones developed by Betts in 1909. Another one is shortened form of questionnaire of mental imagery. इसमें जो items हैं वो कम हैं. Developed by Sheehan in 1967. Another one is vividness of visual imagery questionnaire, VVIQ, reported by Marks in 1973. और अगला questionnaire जो है that is called movement imagery questionnaire, MIQ, developed or reported in 1983. ये क्वेश्चनर्स जो हैं ये हमारी इमेजरी को मेजर करते हैं. दो और का जिक्र यहाँ कर देना मुनासिब होगा मैं समझता हूँ. वन ऑफ देम इज विविडनेस ऑफ मूवमेंट इमेजरी क्वेश्चनर, रिपोर्टेड referenced in 1986 by Isaac and Mark and Russell, and the last one is the revised movement inventory questionnaire, MIQ-R, developed or reported by Hall and Martin 1997. देखिए ये लॉन्ग लिस्ट है जो अब हमें अवेलेबल है क्वेश्चनर्स की या मेजर्स की, जो माहिरीन नफ्सियात को जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है उनको अवेलेबल हैं कि वो लोगों की स्पोर्ट्स पर्सन्स की इमेजरी को मेजर करें और उस मेजर करने के बाद देख सकें
कि उनमें imagery जो है, which is the dominant kind of imagery? Remember, we are talking about the visual, the olfactory, the auditory, the kinesthetic, all of these 5 types of imageries that we talked about. एक तो इन टेस्ट्स के जरिए से पता चलता है कि एक शख्स में इमेजरी की डोमिनेंस किस सेंस से रिलेटेड है, और फिर उसी सेंस को माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो एक्सप्लॉइट करके स्पोर्ट्स पर्सन्स को गाइड, डायरेक्ट कर सकते हैं कि कैसे वो अपनी इमेजरी को प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है. इसकी इम्प्लीकेशन यूं समझ लीजिए कि एक टेनिस प्लेयर जो है वो अपने बेडरूम में लेटकर, सोफे पे बैठकर, रिलैक्स करके भी प्रैक्टिस कर रहा है अपनी सर्विस की, अपने बैकहैंड शॉट की. एक वाटर पोलो का प्लेयर जो है वो अपने घर में भी पानी के तालाब से बाहर भी शॉट मारने की, गोल करने की, डिफेंड करने की प्रैक्टिस कर रहा है. एक पोल वॉल्टर जो है वो बाइसिकल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने जहन में इमेजेस ला रहा है. दिस इज द implication of the relationship between imagery and sports performance. कि इमेजरी के जरिए एक शख्स कैसे प्रैक्टिस कर सकता है और कैसे वो प्रैक्टिस जो है उसकी through images alone helps to improve his performance. इमेजरी के बारे में और मजीद पढ़ेंगे, आगाही हासिल करेंगे in the next lecture. For the time being, we will stop here, and before we end today's lecture, let us recap what we had done. We talked about imagery and the theories. Do you remember the theories that we talked about? 3 kinds of theories. The first theory related to imagery was stated to be the psycho-neuromuscular theory. कि हमारी इमेजरी में 3 अवामिल शामिल हैं. हमारी साइकोलॉजी, हमारी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी और हमारी मस्कुलर एक्टिविटी. ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं ये इमेजरी में शामिल हैं. और जब हम कोई जहन में एक्ट लाते हैं, कोई एक्शन लाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी नर्व्स और हमारी मसल्स जो हैं उनमें रेलेवेंट एक्टिविटी होती है. एंड दैट इज व्हाई अराउजल, bringing into mind the image, helps to replicate practice. दूसरी theory का हमने जिक्र किया था, the symbolic learning theory, और हमने इस रेफरेंस में आपको बताया था कि ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स लर्न कर रहा है in advance. A woman is practicing her backhand in tennis. She thinks that her backhand is relatively weak, her forehand is relatively strong, so she wants to practice the shot playing with her backhand more and more. आप जानते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले, 2-3 दहाइयाँ पहले, औरतों के लिए बैकहैंड से खेलना टेनिस में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनके हाथ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लेफ्ट साइड से इक्वल स्ट्रेंथ के साथ एक शॉट को कंट्रोल कर सकें और एक शॉट को स्पीड से रिटर्न कर सकें. और फिर प्रैक्टिस के बाद, बहुत से कोचेस के बाद, बाय द इंटरवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स, women developed a two-handed shot. Now the two-handed shot is in vogue quite a bit, and women do play the backhand with 2 hands together. So they have the support of the left hand. The right hand controls the shot, the left hand supports it. Now, if the symbolic learning theory of imagery states that when the woman brings these images into her mind, she plans her actions in advance, and that planning helps her. That planning helps her psychomotor activity, the sequences of it, and that is how her imagery influences her sports performance. That is the symbolic learning theory.
And the third theory that we saw in that context was attention and arousal theory. और हमने बताया था कि इसमें there are two elements involved in this theory. Number one, that images prepare the physiological perspective, the physiological aspect of a person. जब एक शख्स अपने जहन में दौड़ लगाने का इमेज लाता है, that he is running or that he is serving, then certain relevant physiological activities take place in his body. And the other in this is that there is a cognitive perspective. उसकी सोच जो है उस पर भी इस इमेज का असर पड़ता है. उसकी सोच जो है वो भी relevant सोच arouse होती है. So the third theory in this context that we saw how imagery works is because it physiologically and thinking wise prepares the person to combat, to play sports. ये तीन थियरीज हमने देखी थी. इसके बाद हमने देखा था कि इमेजरी का पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमेजरी के बारे में जिक्र किया था, और फिर हमने जिक्र किया था सेंसरी मोड से मुतल्लिक कि काइनेस्थेटिक इमेजेस जो हैं उनकी वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे ज्यादा असर पड़ता है. और आखिर में हमने जिक्र किया था सर्टन टेस्ट्स और मेजर्स ऑफ इमेजरी. ये मेजर्स हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के जो माहिरीन नफ्सियात को अवेलेबल हैं. हमने आपको बताया था कि मेजर के लिए ज़रूरी है कि वो वैलिड हो, रिलायबल हो और स्टैंडर्डाइज्ड हो. जिन मेजर्स का हमने जिक्र किया, मसलन विविड मूवमेंट ऑफ इमेजरी क्वेश्चनर, मसलन रिवाइज्ड मूवमेंट ऑफ इमेजरी क्वेश्चनर, इसी तरह के दूसरे जो मेजर्स जिनका हमने जिक्र किया, मसलन स्पोर्ट्स इमेजरी क्वेश्चनर या क्वेश्चनर ऑन मेंटल इमेजरी या क्वेश्चनर रिलेटेड टू एरोबिक वर्जन्स ऑफ एक्सरसाइज. ये तमाम के तमाम क्वेश्चनर या मेजर्स जो हैं ये तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं. और यही बातें आज हमने देखी, जांची कि इमेजरी के मेजरमेंट के बहुत से मेथड्स भी हमें अवेलेबल हैं. इमेजरी के रिलेशनशिप को स्पोर्ट्स के साथ आइंदा भी देखेंगे. जब तक के लिए इस लेक्चर पर नजर सानी करते रहिए. Until that time, खुदा हाफिज, गॉड बी विद यू.